सुबह हो चुकी थी। सिद्धार्थ की पूरी रात करवटों में ही गुजरी थी। सिर्फ सिद्धार्थ ही नहीं, बल्कि उससे जुड़े हुए सभी लोगों की रात करवटों में ही गुजरी थी। ये पारद की शक्तियों के पूरी तरह ना जागृत होने की वजह से था, या फिर सिद्धार्थ और उससे जुड़े हुए लोगों का नसीब था। सुकृति सिद्धार्थ के बारे में रात भर सोचकर नहीं सो पाई थी, तो अमन और करणवीर सिद्धार्थ के साथ साथ राजस्थान के प्रोजेक्ट के बारे में सोचकर नहीं सो पाए थे। वीरेन को आदित्य की बेतहाशा याद आ रही थी, तो टिया और रणधीर शक्ति मौली के बारे में सोचकर नहीं सो पाए थे। उन्हें इस बात का खौफ था कि कहीं उस आदमी की वजह से वो किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाए। यानी जो भी लोग सिद्धार्थ और पारद से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े हुए थे, वो सब के सब किसी न किसी मुसीबत से गुजर रहे थे। सुबह के करीब 8 बज रहे थे। सूरज निकलकर सिर पर चढ़ना शुरू हो चुका था, लेकिन सिद्धार्थ और गुल्लू अभी भी अपने कमरे में लेटे हुए थे। तभी वहां पर एक के बाद एक गाड़ियां आकर रुकने लगी थी। उन गाड़ियों को वहां आया देखकर भीखू समझ गया कि सिद्धार्थ के ऊपर आफत आ चुकी है। चांग के दादा शी जिनपिंग वहां आ चुके थे, और भीखू ये बात सिद्धार्थ को बताने के लिए उसके कमरे की तरफ भागा। शी जिनपिंग के वहां आने की खबर सुनकर बीरेन भी वहां पहुंच चुका था। साथ ही साथ उनके आने की सूचना गुरु द्रोण को भी भेज दी गई थी। शी जिनपिंग सीधा जाकर आगंतुकों के लिए बनाए गए कमरे में बैठ गए थे। उनके साथ में उनके करीब 10 बॉडीगार्ड थे, जो पूरी तरह से असलहों से लैस थे। वो किसी को भी 1 मिनट के अंदर मार देने की क्षमता रखते थे। उनके सधे हुए शरीर को देखकर ये साफ पता चल रहा था कि वो मार्शल आर्ट में भी एक्सपर्ट थे। कैसे हैं जिनपिंग साहब? आप बताते, हम आ जाते। आपने यहाँ आने का क्यों कष्ट किया? बीरेन ने बातचीत शुरू करने के इरादे से जिनपिंग की ओर देखते हुए कहा। जहां पर बुद्धा मार्शल आर्ट्स एकेडमी थी, वो जगह तिब्बत से बहुत दूर नहीं थी, इसलिए बीरेन के लिए चाइना पहुंचना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं था। चांग को बुलाइए बीरेन सर। जिनपिंग ने सीधा मुद्दे पर आते हुए कहा। उनके चेहरे पर एक गंभीरता दिखाई दे रही थी। एक सफल बिजनेसमैन की यही निशानी होती है कि वो अपना ज्यादा समय इधर उधर बर्बाद ना करके सीधे मुद्दे पर आ जाता है, और जिनपिंग भी उसी में से एक था। चांग को बुलाने की बात सुनने के बाद बीरेन ने अपने पास खड़े एक स्टूडेंट को इशारा किया, और वो चांग को बुलाने चला गया था। वो नीचे बने हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहा था। इधर वो स्टूडेंट्स चांग को बुलाने गया था, और उधर भीखू सिद्धार्थ के कमरे में पहुंच चुका था। चल भाई, बाहर तेरे ससुराल वाले आए हैं। भीखू ने सिद्धार्थ की ओर देखते हुए कहा, और उसके इस तरह से कहने पर गुल्लू की हंसी छूट गई थी। अभी तक वो अकेला ऐसा था जो सिद्धार्थ से तंज मारकर बात करता था। अपने जैसा ही वहां एक और आदमी देखकर गुल्लू निहाल हो गया था। कौन आया है? सिद्धार्थ ने गुल्लू की हंसी को अनसुना करते हुए कहा। जिसका कल हाथ तोड़ा था तुमने, उसके दादाजी आए हैं, शी जिनपिंग। भीखू ने अपनी आंखों को मटकाते हुए कहा। जिनपिंग को वहां आया जानकर सिद्धार्थ हैरत में पड़ गया था। वो मनी मन सोचने लगा था कि क्या चाइना से यहाँ आना इतना आसान है? फिर उसने सोचा, बड़े आदमी हैं, हो सकता है कि उनके पास कोई स्पेशल परमिट हो। तुम चलो, मैं आता हूं। इतना कहकर सिद्धार्थ बिस्तर से उठ गया था और अपने कपड़े सही करने लगा था। चांग भी अपने दादाजी की आने की खबर सुनकर हॉस्पिटल से बाहर आ गया था। जिस वक्त चांग आगंतुक कक्ष में एंटर कर रहा था, ठीक उसी वक्त सिद्धार्थ ने भी वहां एंट्री मारी। सिद्धार्थ को अपने सामने देखकर चांग का तन बदन राख हो गया था, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सिद्धार्थ को इस समय कुछ कह सके, क्योंकि अभी उसकी हथेली टूटे 12 घंटे भी नहीं हुए थे। सिद्धार्थ और चांग दोनों एक साथ आगंतुक कक्ष में पहुंच चुके थे। सिद्धार्थ बीरेन के पीछे खड़ा हो गया था, और चांग अपने दादाजी जिनपिंग के पीछे। सिद्धार्थ को वहां देखकर जिनपिंग समझ चुका था कि ये वही लड़का है जिसने उसके पोते का हाथ तोड़ा है। क्यों बरखुरदार, कहाँ की तोप हो कि पहले लड़की छेड़ते हो और उसके बाद कोई रोकता है तो उसका हाथ तोड़ देते हो? मौत से डर नहीं लगता क्या तुम्हें? जिनपिंग ने गुस्से के साथ सिद्धार्थ की ओर देखते हुए कहा। चांग ने उनको यही बताया था कि सिद्धार्थ लड़की छेड़ रहा था, और जब उसने रोकने की कोशिश की तो उसने उसका हाथ तोड़ दिया। जिनपिंग के मुंह से लड़की छेड़ने की बात सुनकर सिद्धार्थ के साथ वहां खड़े सारे लोग हैरान हो गए थे। ये आप क्या कह रहे हैं जिनपिंग साहब? ऐसा किसने आपसे कह दिया? बीरेन हैरानी के साथ चांग की ओर देखते हुए बोला।
सिद्धार्थ की हैरानी तो और भी बढ़ गई थी। आज तक उसने सुकृति के अलावा और किसी लड़की को करीब से छुआ तक नहीं था। छेड़ने की बात तो दूर की कौड़ी थी। आप इसे यहाँ लेकर आए, इसलिए आप इसे बचाने की कोशिश ना कीजिए बीरेन जी। जिनपिंग ने बीरेन की ओर देखते हुए सख्त लहजे में जवाब दिया। बीरेन समझ चुका था कि या तो चांग ने अपने दादा को बेहतर पाठ पढ़ाया है, या फिर वो पोते के मुंह में अंधे हो चुके हैं और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये बात सही है आपकी जिनपिंग साहब कि मैं सिद्धार्थ को यहाँ पर लेकर आया हूँ, लेकिन जो आप कह रहे हैं वो सरासर गलत है। बीरेन ने जिनपिंग को जवाब देते हुए कहा, और उसके बाद उन्होंने भीखू की ओर देखते हुए पूरा मामला बताने को कहा। बीरेन का आदेश पाते ही भीखू शुरू हो गया था। जैसे जैसे भीखू चांग की कारस्तानी बता रहा था, वैसे वैसे जिनपिंग का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ता जा रहा था। तू पिछले 10 सालों से ये सब कर रहा था यहाँ पर, बेशरम। हालांकि उन्हें ये बात अच्छे से पता थी कि चांग वहां क्या गुल खिला रहा है, फिर भी अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने चांग को डांटते हुए कहा। जिनपिंग को डांटने पर चांग का सिर शर्म से झुक गया था। वो सिद्धार्थ को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। मुझे माफ करना बेटा, मुझे पता नहीं था कि सारी गलती मेरे पोते की है। जिनपिंग ने सिद्धार्थ से माफी मांगते हुए कहा। माफी मांगकर आप मुझे शर्मिंदा ना करें सर, मैंने जानबूझकर चांग का हाथ नहीं तोड़ा था। सिद्धार्थ मासूमियत के साथ जवाब देते हुए बोला। कुछ देर तक वहां पर शांति छाई रही। फिर एकाएक जिनपिंग ने सिद्धार्थ की ओर देखकर कुछ ऐसा कहा कि जिसे सुनकर वहां खड़े सारे लोग हैरान रह गए थे। मुझसे कंपटीशन करोगे सिद्धार्थ? जिनपिंग ने सिद्धार्थ को मुकाबले के लिए चुनौती देते हुए कहा। लेकिन इससे पहले सिद्धार्थ उनकी बात का कोई जवाब देता, बीरेन ने जिनपिंग की ओर देखते हुए कहा, ये आप क्या कह रहे हैं सर? सिद्धार्थ आपसे कैसे मुकाबला कर सकता है? जिनपिंग अपने जमाने के एक बहुत ही उम्दा मार्शल आर्टिस्ट हुआ करते थे। 60 की उम्र में भी उनके 6 पैक्स एब्स दिखाई दे रहे थे। उन्होंने एक जमाने में ग्रैंड मास्टर का भी दर्जा हासिल किया था। सिद्धार्थ ने भले ही अभी तक उम्दा मार्शल आर्ट दिखा दी थी, लेकिन बीरेन इस बात को अच्छे से समझ रहा था कि जिनपिंग के सामने सिद्धार्थ कुछ भी नहीं है। अरे भाई बीरेन सर, सिद्धार्थ को जवाब देने दो, आप क्यों उसके वकील बन रहे हो? जिनपिंग की आवाज में एक छुपी हुई नाराजगी सुनाई पड़ रही थी। सर, मैं आपके साथ कैसे मुकाबला कर सकता हूं? आप उम्र में मुझसे इतने बड़े हैं। सिद्धार्थ ने बहुत ही विनम्रता पूर्वक जवाब देते हुए कहा। डर गया है दादाजी, जाने दीजिए। कहीं पतलून गीली हो जाएगी तो इसकी माँ भी वो धुलने नहीं आ पाएगी, क्योंकि वो इसके मरते हुए बाप की तीमारदारी में लगी है। सिद्धार्थ की बात सुनकर चांग बहुत ही कड़ी आवाज में सिद्धार्थ की ओर देखते हुए बोला। चांग ने जैसे ही इतना कहा कि सिद्धार्थ के दिमाग में मानो ज्वालामुखी फट पड़ा हो। उसके माँ बाप ही उसकी दुनिया थे और उनके बारे में कोई भी गलत बात सिद्धार्थ के बर्दाश्त से बाहर थी। उसने सामने पड़ी हुई टेबल को एक ही छलांग में पार कर दिया और जाकर चांग के मुंह पर ऐसा मुक्का जड़ा कि एक ही मुक्के में वो दीवार से जाकर टकरा गया था और उसके नाक से खून बहना शुरू हो गया था। जिनपिंग भले ही अच्छा बनने का दिखावा कर रहा था, लेकिन अपने सामने ही अपने पोते को मार खाते देखकर उसका भी खून खौल गया था। वो उठकर सिद्धार्थ की ओर बढ़ा और इससे पहले कि वो सिद्धार्थ को कुछ कहता कि बीरेन उसके बीच में आ गया था। बच्चा है सर, जाने दीजिए। बीरेन ने जिनपिंग के हाथ जोड़ते हुए कहा। जिनपिंग का चेहरा गुस्से से लाल दिखाई दे रहा था। उन्होंने बीरेन को एक किनारे धक्का दे दिया था और जैसे ही बीरेन को जिनपिंग ने धक्का दिया, वो टेबल से टकरा गया था। उसके टेबल से टकराते ही सिद्धार्थ के हाथों में पहनी हुई अंगूठी से एक लाल रोशनी निकली और वो जाकर सिद्धार्थ के माथे में समा गई थी। उसके माथे में समाते ही सिद्धार्थ को मानो होश ही न रहा। उसने लपक कर जिनपिंग का कॉलर पकड़ लिया था। सिद्धार्थ को इस अंगूठी ने हॉस्पिटल में भी उकसाया था, लेकिन उस समय सिद्धार्थ ने अपने आप को कंट्रोल कर लिया था। शायद वहां भी वीरेन के होने की वजह से वो अंगूठी एक्टिवेट हुई थी। वो अपने पूर्व रक्षक के पिता की रक्षा करना चाह रही थी। आज तक ऐसा कोई मौका नहीं आया था जब जिनपिंग के कॉलर पर किसी ने हाथ डाला हो, लेकिन सिद्धार्थ ने डालकर जिनपिंग की सारी इज्जत धूल में मिला दी थी। सिद्धार्थ उसका कॉलर पकड़े हुए थे और वहां खड़े सारे स्टूडेंट्स उन्हीं दोनों को देखे जा रहे थे। जब वो दादा को मार देगा तब तुम लोग कोई एक्शन लोगे?
सिद्धार्थ को अपने दादा का कॉलर पकड़े देखकर वहां खड़ा चांग चिल्लाया। चांग के चिल्लाने के बाद जिनपिंग के बगल में खड़े सिक्योरिटी गार्ड जैसे होश में आ गए थे। उन सब ने एक साथ अपनी पिस्टल निकाली और सिद्धार्थ के ऊपर तान दी थी। लेकिन सिद्धार्थ अब भी जिनपिंग का कॉलर पकड़े हुए था। कॉलर छोड़ो सिद्धार्थ, उसके ऊपर गन तनी देखकर बीरेन दांत किचमिचाते हुए बोला। बीरेन की आवाज सुनकर सिद्धार्थ जैसे होश में आ गया था। वो झट से जिनपिंग का कॉलर छोड़कर पीछे हट गया था, लेकिन जिनपिंग के सिक्योरिटी गार्ड्स के गन अभी भी उसके ऊपर तनी हुई थी। मारो इसे, जिनपिंग ने चीख कर जैसे ही इतना कहा कि उसमें से एक ने सिद्धार्थ के गर्दन पर एक घूंसा रसीद कर दिया था। जैसे ही सिद्धार्थ के गर्दन पर वो घूंसा पड़ा, वो दूर जा गिरा था। बीरेन जिनपिंग के हाथ पांव जोड़ते हुए सिद्धार्थ को छोड़ने की दुहाई देने लगा था। बुद्धा मार्शल आर्ट्स के स्टूडेंट्स बाहर से बीरेन को जिनपिंग के सामने गिड़गिड़ाते हुए देख रहे थे। उन्हें बीरेन को गिड़गिड़ाते देखना बहुत बुरा लग रहा था। जिनपिंग के सिक्योरिटी गार्ड सिद्धार्थ के ऊपर लात घुसे बरसाए जा रहे थे और सिद्धार्थ उनसे बचने की कोशिश कर रहा था। ऐसा नहीं था कि वो जवाब नहीं दे सकता था, लेकिन वो इतने पचड़े में पड़ चुका था कि इस मामले को और बढ़ने नहीं देना चाहता था। छोड़ दीजिए सर, उसकी गलती भर की सजा उसे मिल चुकी है, बीरेन ने जिनपिंग के हाथ जोड़ते हुए कहा, लेकिन उसके कानों पर जूं तक न रेंगी। जिनपिंग आराम से बैठा सिद्धार्थ को मार खाता देख रहा था। तभी सिद्धार्थ को मार रहे उन गार्डों के ऊपर एक के बाद एक लात पड़ा और वो लोग हवा में उड़कर दूर जा गिरे थे। सिद्धार्थ को जिनपिंग के मार से बचाने के लिए एक सेवियर वहां आ चुका था। वो कौन था जो सिद्धार्थ को बचाने के लिए वहां आया था? क्या वो सिद्धार्थ को बचा पाने में होगा सफल, या फिर पहले से ही तमाम मुश्किलों से घिरे सिद्धार्थ के ऊपर आएगी एक और मुश्किल? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।